तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया, एनाबॉलिज्म में जहां पर सिंपल कंपाउंड से जुड़ जुड़ कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तो वो एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। और जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूट टूट कर सिंपल कंपाउंड दे वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है और वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और जब एनाबॉलिक रिएक्शन चलती है तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उस दौरान एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बट जब कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती है तब केमिकल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है और तब एनर्जी रिलीज होती है। अभी मैंने आपको कहा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन लिविंग सिस्टम ने ऐसा सीख लिया है कि इस एनर्जी को ट्रैप करके एक अनदर मॉलिक्यूल बना लेता है, स्टोर्ड एनर्जी बना लेता है जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। और फिर बाद में इस एटीपी को अलग अलग कई सारी एक्टिविटी में यूज किया जाता है। नाउ स्टूडेंट का डाउट आया अभी कि सर सिंपल कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। आप चिंता न करें, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। पहले मैं आपको एनाबॉलिज्म का एग्जांपल बताता हूं और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल बताता हूं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सिंपल और कौन कॉम्प्लेक्स। मैं वही एग्जांपल बताऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में है, समझिएगा ध्यान से। फर्स्ट, एनाबॉलिक रिएक्शन, जहां कई सारे सिंपल कंपाउंड जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। जैसे मैं कह रहा हूं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, आगे मैं आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, प्रोटीन में पढ़ाऊंगा। अमीनो एसिड मोनोमर है और कई सारे अमीनो एसिड अलग अलग बॉन्ड से जुड़ के, हालांकि मेनली कोवलेंट बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं उसको, आगे पढ़ाएंगे। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एसिटिक एसिड जुड़ के कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन करते हैं, कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन करते हैं। और इस दौरान अमीनो एसिड कई सारे जुड़े, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही आया जो कैटाबॉलिक रिएक्शन में रिलीज होता है। हेलो हेलो, इधर वाला एनर्जी इधर भी यूटिलाइज हो जाता है। सानू गुप्ता स्टेट होके बैठिए, मैं भी ऐसा पढ़ाऊं? पढ़ाओ ऐसे, पढ़ लोगे? अरे चद्दर इधर ही और ले तो सूती जाते हैं। यस सर, अच्छा रहेगा सर, ओल्ड लीजिए सर। मतलब ऐसे ऐसे बैठा है, नाम रखा सानू स्टेफन, बताओ ऐसे नहीं काम चलता है। ठीक है, चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो बात है कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचिए, मैंने अभी आपको कहा अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बना, इसका मतलब कई सारे अमीनो एसिड एक सिंगल प्रोटीन बनाए। तो आप खुद सोचिए यहाँ पे कौन सिंपल और कौन कॉम्प्लेक्स। बेसिकली यहाँ अमीनो एसिड मोनोमर है और ये पॉलीमर है। मोनोमर पॉलीमर की ज्ञान मैं आपको आगे भी दूंगा, डोंट वरी। इसका मतलब यहां पर ये दोनों ही सिंपल हो गए और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो गए। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। अमीनो एसिड में भी कई सारे आइटम हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कई सारे हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। तो अमीनो एसिड से मिलकर बना प्रोटीन, एसिटिक एसिड से बना कोलेस्टेरॉल। और इस प्रकार से सारे बच्चे तो क्लास में आएंगे भाई। अब कहा के लिए कॉल आ रहा है, जस्ट वेट 1 मिनट। कौन 3 स्टूडेंट रह गए भाई अभी तक? वो कह रहे हैं कि अभी तक ज्वाइन नहीं हो रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं।
हम्म, सर फिजिक्स का लिंक भी अभी दे दिया गया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये कोऑर्डिनेशन में बैठा लूंगा कल से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये हो गया रिएक्शन किसका, एनाबॉलिज्म का। सुनिए बच्चे ध्यान से, एनाबॉलिज्म के ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मोनोसैकेराइड जुड़ जुड़ के बनाता है डाइसैकेराइड, एंड डाइसैकेराइड जुड़ जुड़ के बनाता है पॉलीसैकेराइड, या फिर कई सारे मोनोसैकेराइड भी पॉलीसैकेराइड बना सकते हैं। ये सब क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन ही तो है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के बनाता है न्यूक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का कैसा रिएक्शन है, एक प्रकार का एनाबॉलिक रिएक्शन ही है। तो ये सारे एनाबॉलिक रिएक्शन ही हैं। अब आते हैं कहा हम लोग, कैटाबॉलिक रिएक्शन पे। देन अब कैटाबॉलिक रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल तो कई सारे हैं, हम वही एग्जांपल लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है। भाई टाइम पे आया कीजिए यार, हम वही एग्जांपल लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी ने एक बेहतरीन एग्जांपल दिया है। उन्होंने कहा है कि जब ग्लूकोज टूटता है, सुना ध्यान से, ग्लूकोज टूटता है तो फाइनली बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, हालांकि ये पायरुविक एसिड भी आगे टूटेगा तो CO2 वाटर में रिलीज हो जाएगा, वो आप आगे पढ़ोगे। इस दौरान जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा है, मैं आपको बता दूं बच्चों, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। एक स्टेप रिएक्शन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th स्टेप में जाके पायरुविक एसिड मिलेगा। और इस 10 स्टेप के दौरान इसमें 2 ऐसी स्टेप आएगी जहां एनर्जी रिलीज होती है, और वह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। यानी कि यहां पर ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक एसिड के साथ साथ एटीपी भी मिला है। और यह रिएक्शन आपके सेल में कॉमनली होता है, खास करके एस्केलेटल मसल, खास करके एस्केलेटल मसल। एस्केलेटल मसल जिससे मैं अभी लिख पा रहा हूं, जिससे आप अभी स्ट्रेट होकर बैठे हैं, ये सब लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लगातार रिलैक्स करते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और मसल के रिलैक्सेशन में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जिस दिन आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया जाएगा उस दिन आपको ये बात बताया जाएगा। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी एनर्जी और मसल के रिलैक्सेशन में भी एनर्जी, और एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। और बताओ, यहां पे ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और यह ग्लूकोज फाइनली सिंपल मॉलिक्यूल में टूट गया जिसका नाम पायरुविक एसिड। हालांकि पायरुविक एसिड ही फर्दर टूटेगा, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया गया। और अब ये एटीपी फिर से वही बात, अलग अलग कामों में यूटिलाइज कर लेंगे, बॉडी का हीट बैलेंस करने के लिए, बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए, इवन एनाबॉलिक रिएक्शन में यूटिलाइज कर लेंगे। और इस प्रकार से एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, और ऐसे वैरायटी ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं। मैं तो कहता हूं कि जितने भी एनाबॉलिक रिएक्शन है उसका उल्टा कर दो, वो सब कैटाबॉलिक रिएक्शन है। सिंपल सी बात। ऐसे कई सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में और भी मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सारी बातें मैंने जो भी लिखी है ये सब आपको आपके नोटबुक में मिल जाएगा। नोटबुक कैसे शेयर होगा वो सब मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां तक अगर किन्हीं को भी डाउट है हाथ खड़ा कीजिए, मैं खुद पूछ लूंगा। ज्योति माइक बंद कीजिए। चलिए बोलिए सर सानू। कैटाबॉलिज्म एक बार और, सर कैटाबॉलिज्म एक बार और। कैटाबॉलिज्म एक बार और समझाना है। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, लो ट्रिक बता देता हूँ। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, काटना मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब ब्रेकडाउन। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े बड़े कंपाउंड टूट टूट के सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हो। जैसे ग्लूकोज टूटता है तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इस दौरान ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया और पायरुविक एसिड सिंपल कंपाउंड हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल हो गया। और इस दौरान जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्म ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है लिविंग सिस्टम सेल के अंदर एटीपी के फॉर्म में। और फिर इस एटीपी को बाद में फर्दर कई सारे अलग अलग कामों में यूज कर लिया जाता है, जैसे हीट बैलेंस वगैरह, बॉडी का ऑस्मोलारिटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, ये सब।
या कोई वर्क डन करने के लिए, तो कई सारे कामों में यूज कर लेते हैं। यही है कैटाबॉलिज्म। और बोलिए किन्हीं को डाउट? सानू गुप्ता क्या डाउट है, बोलिए। सर एनाबोलिज्म होने के लिए कैटाबोलिज्म होना जरूरी है? यस, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो भैया, ऐसा है कि आपके बॉडी के अंदर अलग अलग स्टेज में, सेल में अलग अलग प्रकार का रिएक्शन चलता है। जब आप यंगर स्टेज में रहते हैं तब एनाबॉलिज्म की रेट कैटाबॉलिज्म से ज्यादा होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, तो नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और जब आप यंगस्टर एज में रहते हैं तो उस टाइम आपके बॉडी का ग्रोथ चल रहा होता है, ग्रोथ फेज में है आप। लेकिन जैसे जैसे आप एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की रेट लगभग लगभग इक्वल हो जाती है। लेकिन जब आप बुढ़ापे स्टेज में पहुंचते हैं तो कैटाबॉलिज्म की रेट एनाबॉलिज्म से ज्यादा होने लगती है। अभी मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, यहां पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन बराबर चल रहा है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कम हो रहा है। इसकी वजह से सेल मरने लगेंगे और एक दिन आपका बॉडी मर जाएगा। ये तो हुआ स्ट्रक्चर से रिलेटेड। लेकिन जब कैटाबॉलिज्म चल रहा है तो कैटाबॉलिज्म के ही एनर्जी से एनाबॉलिज्म चल रहा है, और इस दौरान भी कैटाबॉलिज्म के एनर्जी से भी एनाबॉलिज्म चल रहा है, और यहाँ पे भी कैटाबॉलिज्म की एनर्जी से एनाबॉलिज्म चल रहा है। लेकिन रेट अलग अलग लाइफ स्टेजेस में अलग अलग होता है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेट डिफर करती है उसके फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। एनी डाउट सानू गुप्ता? सर और किसी का कोई डाउट है? हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। और किसी का कोई डाउट है तो हाथ खड़ा कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जब आप नोटबुक पढ़ेंगे, नोटबुक आपको शेयर हो जाएगा, डोंट वरी। जब आप नोटबुक पढ़ेंगे तो ये आपको नोटबुक मिलेगा, ठीक है? दिख रहा होगा आपके सामने नोटबुक। तो यही नोटबुक आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल बोल के लिखाऊंगा तो सब सो जाएगा, ठीक है? तो अच्छा, इसमें एक चीज यहाँ पे ऐड कर लेना, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखना भूल गया बच्चा, हाइड्रोजन, ठीक है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ तक कर दी है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक मैंने सारी बातें कर दी है। ये स्टोर्ड लैक्टिक एसिड और एनर्जी वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। फिर मैंने कहा ही सही कि ये एटीपी कई सारी कामों में यूटिलाइज करते हैं, हीट बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, कोई काम कर लिया, इवन एनाबॉलिक रिएक्शन में काम आ जाता है, ठीक? इधर वाला एग्जांपल, और इधर आप चाहो तो एक एग्जांपल ऐड कर लो, एनसीईआरटी वाला ही एग्जांपल है, वही वाला। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाता है? प्रोटीन। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाता है? प्रोटीन। तो एग्जांपल ऐड कर लेना, ले लो स्क्रीनशॉट, ऐड कर लेना एग्जांपल, जल्दी 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 जल्दी। तो आई थिंक कि आपको मेटाबॉलिज्म आज के बाद क्लियर कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो एक अलग ही बात करने वाले हैं, ठीक है? अब आगे कुछ इमेजिनेशन है, समझेगा ध्यान से, कुछ इमेजिनेशन है। मैं कहता हूं आप इस लिविंग वर्ल्ड को देखिए। बायोलॉजी वाले बच्चे लिविंग वर्ल्ड का मतलब डिटेल में समझ चुके हैं, मैथ वालों को मैं बताता हूं। लिविंग वर्ल्ड का मतलब आप इस नेचर को देखिए, और इस नेचर में ये गौर कीजिए यार, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है यार। एक प्लांट से लेके माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से लेके ह्यूमन तक है। आप सोचो यार, कितना सारा डाइवर्सिटी है। इस दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया आया है, और वहां से इवोल्यूशन होते होते ह्यूमन तक पहुंच गया, ठीक है साहब? एक बात सुनना ध्यान से, आप इस दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी सेल उठा के ले आओ। सानू गुप्ता कहता है नहीं मैं तो आर्मी का सेल उठा के लाऊंगा, मैं कहता हूं मैं प्लांट का लाऊंगा, तो कोई कहता है मैं बैक्टीरिया का लाऊंगा, कोई कहता है मैं वायरस, कोरोना वायरस को पकड़ लूंगा, मैं शक्तिमान हूं, मैं तो कोरोना वायरस को पकड़ सकता हूं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं उसका सेल उठा के ले आऊंगा। मैं कहता हूं तुम किसी का भी सेल उठा के ले आओ, इस डाइवर्सिटी में से आप कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, आपको उसमें समानता मिलेगी। आपको क्या बात कर रहे हो सर, समानता? सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के हैं, समानता? भाई प्रकाश क्यों लिख रहे हो ये सब यार? क्लास में ध्यान से सुनो ना यार, ये सब क्या लिख रहे हो? हाँ, तो आप ऐसे डिस्टरबेंस होता है यार क्लास में, पढ़ो ना यार, अच्छा पढ़ाएंगे, चिंता क्या कर रहे हो? तो आप डाइवर्सिटी में से कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा के ले आओ, और उसके बाद आप उसके सेल का एनालिसिस करो।
पता है इस दुनिया में हर सेल, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो, हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, ध्यान रख लेना ये बात। और मेटाबॉलिज्म का मतलब एनाबॉलिज्म भी होता है और मेटाबॉलिज्म का मतलब कैटाबॉलिज्म भी होता है। और इसीलिए मैंने एक देसी डायलॉग बना रखा है कि मेटाबॉलिज्म जिंदा को जिंदा बनाए रखता है, क्योंकि यह एक लिविंग सेल की बात हो रही है। मैंने कहा लिविंग वर्ल्ड से कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी सेल उठा लेना, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। जब तक मेटाबॉलिज्म चलेगा तब तक लिविंग रिएक्शन चलेगा, तब तक लिविंग सेल लिविंग बना रहेगा। इसलिए मेटाबॉलिज्म जिंदा को जिंदा बनाए रखता है। जिस दिन मेटाबॉलिज्म खत्म, सेल खत्म नहीं, सेल तब भी है लेकिन अब वो सेल डेड। हेलो हेलो, मशीन खराब हो गया तो मशीन तब भी है लेकिन खराब है, नॉट वर्किंग। इसका मतलब अब वो सेल वर्क नहीं कर रही है, वो सेल डेड हो चुकी है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म जिंदा को जिंदा बनाए रखता है। और अभी मैंने आपको सिखाया है मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने वाले केमिकल्स को मेटाबोलाइट्स कहते हैं। हेलो, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होने वाले केमिकल्स को हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं, मेटाबोलाइट्स। और मैंने अभी आपको बताया मेटाबोलाइट्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो मन में आता है कि मेटाबोलाइट्स कौन है, कैसे हैं? अब भाई वैरायटी ऑफ मेटाबोलाइट्स हैं यार, इतने मेटाबोलाइट्स हैं कि साइंटिस्ट स्टडी नहीं कर पाए सारे मेटाबोलाइट्स का। और सुनोगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में कई सारी इंटरमीडिएट बनती है। साइंटिस्ट ने तो सारे इंटरमीडिएट का पता ही नहीं लगा पाया अब तक। वो सभी तो मेटाबोलाइट्स ही है, सिंपल मेटाबोलाइट्स, वो केमिकल्स जो मेटाबॉलिज्म में भाग ले रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सेल के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है, मैं उस रिएक्शन को यहां पे लिखता हूं। मान लो कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन अंदर में चल रहा है, मैं कहता हूं कि यहां पर ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो बी कन्वर्ट हो रहा होगा सी में। हो सकता है कि फर्दर सी कन्वर्ट हो रहा हो बी में, हो सकता है कि सी से डी भी बन रहा हो और डी कन्वर्ट हो रहा हो ए में, हो सकता है ए से फर्दर ई बन रहा हो और ई एफ में कन्वर्ट हो रहा हो, और हो सकता है एफ से बी बन रहा हो। समझ पा रहे हो क्या करें? जस्ट वही वाली बात हो गई। आप इमेजिन करो अपना ऑप्टिमस, वहां बोरिंग रोड चौराहा, उधर से गाड़ी आती है गांधी मैदान की तरफ से, आगे सीधे जाती है हड़ताली मोड़, उधर से आती है स्टेशन की तरफ से, वो भी चल जा सकती है हड़ताली मोड़, वो गांधी मैदान की तरफ भी टर्न मार सकती है, हो सकता है वो सीधे भी चले जाए उधर आगे। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, हाँ ये सच बात है कि इसमें से आप अगर रिएक्शन को स्टडी करना चाहो तो ए से बी कैसे कन्वर्ट हो रहा है आप ये भी स्टडी कर सकते हो, बी से सी कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये भी स्टडी कर सकते हो, सी से डी कैसे हो रहा है, ई से एफ कैसे हो रहा है स्टडी कर सकते हो, बट स्टडी कर सकते हो, अकेले में करा नहीं सकते हो। एक बात जान लो, एक लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर लिंक्ड, मोस्टली ऑल मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शन सेल में चलने वाले रिएक्शन लिंक्ड हैं। तो उसको आप आइसोलेशन में कैसे कराओगे भाई? लिंक्ड रिएक्शन ही करा पाओगे। हाँ, बट बायोकेमिस्ट्री के साइंटिस्ट, बायोलॉजी के साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट इस रिएक्शन का स्टडी कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये बात आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। स्टडी कर सकते हैं लेकिन लेबोरेटरी में परफॉर्म नहीं करा पाएंगे मोस्ट ऑफ रिएक्शन को, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिएक्शन आइसोलेशन में नहीं होता है। और तो और यहां पे आपको जितना भी केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, सेल के अंदर होने वाला हर केमिकल रिएक्शन, अब मैं कह रहा हूं ऑल, हर केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट चाहिए, हर केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट चाहिए। डू यू नो अबाउट कैटलिस्ट? व्हाट आर कैटलिस्ट? एनीवन? व्हाट आर कैटलिस्ट? It boost the rate of reaction, अच्छा, speed up the reaction. एनीवन मोर? अब भाई मैथ वाले बच्चे भी जवाब दो यार, ये कैटलिस्ट केमिस्ट्री की बातें हैं, बायोलॉजी की बातें नहीं है। कैटलिस्ट क्या होता है? अरे भाई बताओ यार कोई, व्हाट आर कैटलिस्ट? चलो सुनो, कैटलिस्ट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है, कोई ऐसा केमिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग तो लेता है और वह केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा तो देता है, लेकिन खुद वह केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज्ड नहीं होता है,
वो एज इट इज रिकवर हो जाता है, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। और सुन लेना ध्यान से, अगर मैं इस कैटलिस्ट के आगे वर्ड लगा दूं बायो, मतलब लिविंग सिस्टम के अंदर चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। और सुन लो ध्यान से, बायोलॉजी के अंदर ये बायो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है एंजाइम। क्या? एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। एंजाइम प्रोटीन से बनता है। और ठूस लो भेजे में आज, अगर मैं आपको कहूं केमिकल रिएक्शन मे बी कैटलाइज्ड मे बी अनकैटलाइज्ड, कोई केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड होता भी है, कोई केमिकल रिएक्शन अनकैटलाइज्ड भी होता है, लेकिन जैसे मैं बोलूं बायोकेमिकल रिएक्शन ऑलवेज कैटलाइज्ड, ऑलवेज कैटलाइज्ड। एंजाइम चाहिए ही चाहिए। मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन बताता हूं सेल के अंदर। CO2 जब वाटर में घुलता है ना, सिंपल रिएक्शन है CO2 का वाटर में डिसोल्यूशन, वेरी सिंपल रिएक्शन। जब ये सेल के अंदर होगा ना, एंजाइम चाहिए, विदाउट एंजाइम नहीं होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सिंपली अ डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर रिक्वायर्स अ बायोकैटलिस्ट, रिक्वायर्स एंजाइम। सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं, फिर तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो भाई एंजाइम चाहिए चाहिए। इसका मतलब आपको आज के बाद जब भी कान में सुनाई दे बायोकेमिकल रिएक्शन, तो आपको इस कान से सुनाई दे बायोकैटलिस्ट। कोई बोले ना बोले, सुनाई जरूर देना चाहिए। मैं इधर से बोलूंगा बायोकेमिकल रिएक्शन, इधर आपको अपने आप सुनाई देना चाहिए बायोकैटलिस्ट, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बायोकैटलिस्ट के हो ही नहीं सकता है। और अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन की अलग अलग बायोकैटलिस्ट है, अलग अलग एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, बायोलॉजी वाले पढ़ने वाले हो। बायोलॉजी में एक चैप्टर है सेलुलर रेस्पिरेशन, वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है यार, उसमें बहुत रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। तो उसमें आप पढ़ोगे अलग अलग केमिकल रिएक्शन में अलग अलग बायो कैटलिस्ट। ये क्या कर रही है ज्योति? बार बार मना किया ना मैंने क्लास में, कंसंट्रेट करो इधर। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सेल के अंदर चलने वाला रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में कई सारी रिएक्शन है, और वो सारे रिएक्शन, मेजॉरिटी रिएक्शन आपस में इंटरलिंक्ड है, और कोई भी रिएक्शन आइसोलेशन में नहीं होता। हर रिएक्शन इंटरलिंक्ड है, और एक भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो विदाउट कैटलिस्ट हो। मतलब ऑल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड। और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो यहाँ पे ए है, ये जो यहाँ बी है, ये जो यहाँ सी है, ये जो, क्या कर रहे हो यार आप लोग? क्लास में पढ़ो यार, ये क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठ के सुनो ना यार, सुनने में क्या दिक्कत है? पढ़ने आओ, टाइम पास करने आओ। ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये जो डी है, ये जो ई है, ये जो एफ है, ऑल आर मेटाबोलाइट्स। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या सेल के अंदर इन सभी मेटाबोलाइट्स का कंसेंट्रेशन सेम होगा? नहीं। सेल के अंदर अलग अलग मेटाबोलाइट्स का कंसेंट्रेशन अलग अलग। अगर ऐसा है तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, वही जो आपकी एनसीईआरटी ने रखा है। आपके बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम के बॉडी के अंदर, अगर आप सेल में ग्लूकोज देखोगे, सेल में नहीं ब्लड में, ग्लूकोज देखोगे, ग्लूकोज, तो ये 4.5 से 5 मिलीमोल पर 100 ml ऑफ ब्लड के आसपास। बताओ, अगर आप सेल के अंदर हार्मोन्स देखोगे, हार्मोन्स, ये नैनोग्राम्स में, कितना? नैनोग्राम्स में। सोचो कितना अलग अलग, कहां नैनो कहां मिली, कितना कंसंट्रेशन डिफर कर रहा है आपके। ये तो दो एग्जांपल बताया भाई, ग्लूकोज और हार्मोन्स का। आपके बॉडी में मौजूद हर मेटाबोलाइट्स का कंसंट्रेशन अलग अलग है, और हर कंसंट्रेशन का एक रेंज है, कंसंट्रेशन का एक रेंज है। और अगर वो मेटाबोलाइट्स उस रेंज में रहेगा, तभी वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहेगा और मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाता रहेगा। और सुनना ध्यान से, कान खोल के सुन लेना। ये जो आप इसमें देख रहे हो, जैसे ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, हर केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन,
आप जानते हो हर केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होना चाहता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था जहां पे जाके फिर फर्दर कोई एक्टिविटी ना हो, या हो तो इक्वल रेट में हो। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है सबस्ट्रेट में। अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है मतलब काम चल रहा है, काम चल रहा है। अगर प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो काम चल रहा है। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में हो या सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में हो, काम चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ओवर और नेट कोई काम नहीं हो रहा है। यहां पे भी हो सकता है जितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा हो। यहां पे जब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल काम चल रहा है। यहाँ पे भी ओवरऑल काम चल रहा है, लेकिन यहाँ ओवरऑल काम खत्म। और ये बात आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। आप पढ़ोगे एक रिएक्शन, एक आप रिलेशन पढ़ोगे डेल्टा जी का वर्क से। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। और ये कैसा वर्क डन? यूजफुल वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, डिराइव करोगे बकायदा इसको। इसका मतलब अगर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है तो सिस्टम वर्क करेगा। और सुन लेना ध्यान से, इक्विलिब्रियम पर ये डेल्टा जी 0 होता है, इसका मतलब वर्क डन भी 0 होगा। इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो अब सेल का कोई काम नहीं। सुना ध्यान से क्या कह रहा हूं? अगर इक्विलिब्रियम आ गया, डेल्टा जी 0, वर्क यूजफुल 0, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर चले गई है, कोई काम नहीं बचा। और सुन लो, अगर जीवन में कोई काम नहीं है तो जीवन किसी काम का नहीं है। हेलो, रिपीट कर रहा हूं, अगर जीवन में कोई काम नहीं है तो वो जीवन किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जीवन जीवन नहीं। इसका मतलब आप कह सकते हैं इस इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे भी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे ले चलो, अगर सेल को जिंदा रहना है तो कौन लेके जाएगा? इसके लिए एनर्जी लगेगा। इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटाबॉलिज्म भी है, और कैटाबॉलिज्म से रिलीज होने वाली एनर्जी इस इक्विलिब्रियम में जाने वाली रिएक्शन को टर्न कर देगी नॉन इक्विलिब्रियम में। और नॉन इक्विलिब्रियम मतलब एक प्रकार का स्टेडी स्टेट, मतलब स्टेडी मतलब चलता हुआ स्टेट, मतलब ओवरऑल कुछ चल रहा है, स्टेडी स्टेट। इसका मतलब जब तक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा तब तक मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता रहेगा। और जब तक मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता रहेगा तब तक सेल के अंदर काम होता रहेगा। और जब तक सेल का काम होता रहेगा तब तक सेल का लिविंगनेस चलता रहेगा। इसका मतलब आज के बाद आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स फॉर लाइफ। हेलो, मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स फॉर लिविंगनेस। जब तक मेटाबॉलिज्म तब तक लिविंगनेस। और इसीलिए तो मैंने देसी डायलॉग बनाया है, मेटाबॉलिज्म जिंदा को जिंदा बनाए रखता है। जब तक मेटाबॉलिज्म तब तक सेल जिंदा, जिस दिन मेटाबॉलिज्म रुक गया उस दिन सेल डेड घोषित हो जाएगा। और इन सारी बातों को जो मैंने यहाँ लिखा है एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में पूरा का पूरा दे रखा है। इन बातों को आपके नोट्स में भी ढंग से लिखवा दिया गया है। आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ नोट्स दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। चलिए आ जाइए, देख लीजिए यहाँ पे सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी मिल जाएगी। नोट्स आपको शेयर हो जाएगा, उसके लिए घबराओ मत। तो देखो मैंने क्या बोला कि इस डाइवर्सिटी में आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को उठा लेना, उसका कोई भी एक सेल उठा लेना, कोई भी सेल मैं कह रहा हूं, ठीक है। जब आप उसके सेल को उठाओगे तो उसमें जितने भी केमिकल्स हैं, ऑल केमिकल्स, उसका अपना कंसंट्रेशन होता है। उस कंसंट्रेशन को आप मोल पर सेल, मोल पर लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, एक हेल्दी ह्यूमन में ग्लूकोज 4 to 5 मिलीमोल होता है और हार्मोन्स नैनोग्राम्स में होता है, ठीक है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये सारा केमिकल्स मतलब मेटाबोलाइट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और इस रिएक्शन की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम इक्विलिब्रियम पे जाएं।
और इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन कंप्लीटेड। रिएक्शन कंप्लीटेड मतलब नो वर्क नो लाइफ। बट हमारा सेल ऐसा होने नहीं देता है, क्योंकि सेल में मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से रिलीज होने वाली एनर्जी इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम से नॉन इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट करती है, और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को ही हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। मतलब स्टेडी स्टेट मतलब चलता रहता है रिएक्शन, मतलब काम कंटिन्यू है, लाइफ कंटिन्यू है। इसका मतलब आज के बाद लाइफ और मेटाबॉलिज्म एक ही चीज है, लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म एक ही चीज है। दिस इज सिनोनिम्स फॉर ईच अदर, मेटाबॉलिज्म एंड लाइफ। इसीलिए जीवन में काम करते रहें, जीवन जीते रहें। वो जिंदगी किसी काम का नहीं जिसमें कोई काम ना हो। हेलो, अगर कोई काम नहीं है, आज ही काम ढूंढ डालें। नहीं मिल रहा तो बाल मुकुंद से संपर्क करें, वहां बहुत सारे काम रखे हुए हैं। क्या जी मुकेश? ठीक है, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। अब आप एनसीईआरटी जो अरे आपसे बातें तो मैं चाहूँ रात भर बंद गुड डे सर। चले होमवर्क ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, जल्दी से होमवर्क लीजिए। एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी पेज नंबर, माइक बंद कीजिए, पेज नंबर 153 पर पूरा पेज पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट पेज 153 बायोलॉजी एनसीईआरटी, बायो एनसीईआरटी 11th 153 पर सर कंप्लीट पेज पढ़ सर लीजिएगा। हम लोग बस सर आप बायोलॉजी वीडियो का रिकॉर्ड कर एनसीईआरटी रहे नहीं हैं है क्या? सर। हाँ सब मिल जाएगा, डोंट वरी। सर बायोलॉजी का एनसीईआरटी नहीं है सर हम लोग के पास।